जब तक हम जी, उनको देखेंगे नहीं और उनको फिर हम भर्ती नहीं करेंगे अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनकी मेडिकल हालत बहुत खराब है। उम्मीद करने से भी डर लगता है आज के दिन। हुँ, तो जब देखेंगे तभी हमको सबूत मिलेगा कि चलिए हमारे साथ थोड़ा-सा इंसाफ हुआ है। हालाँकि 10 साल उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनकी ज़िंदगी खराब कर दी गई, उनके पूरे परिवार को बर्बाद किया। वो कॉम्पेंसेशन कभी हो नहीं सकता है। और अगर आप वो 800 पेज की जजमेंट पढ़ेंगे, जो कन्विक्शन वाली जजमेंट थी, जो हम लोगों ने पढ़ी, तो उसमें कोई ऐसा चार्ज भी नहीं था कि वो किसी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो ये भय का वातावरण तो है बिल्कुल, जो हम पढ़ते थे। एक जो क्लासिक थी 1984 जो लिखी गई थी, हुँ, उसमें जिस तरह से बिग ब्रदर इज़ वाचिंग, तो हर जगह जी, ये बड़े-बड़े जो कटआउट्स हैं, लगता है वो सब हमारा हमको लग सर्वेलेंस हमारा चल रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। और हम कुछ भी इधर से उधर ना करें, क्योंकि हमें भी अगर इन्होंने जेलों में डाल दिया, हमारे परिवारों का क्या होगा? नमस्कार, मैं हूँ अजय प्रकाश। दोस्तों, जीएन साईं बाबा की रिहाई की खबर से पूरे देश भर में एक जहां खुशनुमा माहौल है, उनके समर्थक इस बात के लिए खुश हैं कि चलो देर से ही सही, मुंबई हाई कोर्ट में कोई सुनवाई तो की। लेकिन वहीं सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके अन्य साथी भी हैं, उसके अलावा देश भर में भी ऐसे मामले हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर नंदिता नारायण हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात कि जीएन साईं बाबा के लिए जो डिफेंस कमेटी बनी थी, उसकी सदस्य भी हैं, उनकी साथी भी हैं और लगातार जीएन साईं बाबा को लेकर सड़क पर संघर्ष करने वाले लोगों में शामिल हैं। हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले पर कि आखिरकार उनका क्या रिएक्शन है, क्या सच है, इतनी देरी क्यों हुई, इससे नुकसान का क्या हुआ, मानवाधिकार का क्या नुकसान है और सबसे बड़ी बात एक इंसान होने के नाते उसका जो ह्यूमन राइट है, उसका क्या नुकसान है। नंदिता जी, आपका स्वागत है। और देश आज यह जानना चाहेगा, जब साईं बाबा की रिहाई की सूचना आई है, हालांकि इससे पहले भी एक बार आई थी, लेकिन वह रुक गई थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो एकदम रिलीफ़ है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हम लोग नाउम्मीदी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से बार-बार आपको लगता है कि इंसाफ नहीं होता है, पिछली जी, बार 2022 में जब ये रिहा हो गए, तो किस तरह से एक इमरजेंसी हियरिंग करा के सुप्रीम जी, कोर्ट ने इनकी रिहाई रुकवा दी, स्टे करवा दिया। उससे हमें बहुत ज़बरदस्त शॉक लगा था। बल्कि साईं बाबा ने अपने सारे कपड़े भी लोगों को दे दिए थे कि अब तो मैं घर आ रहा हूँ। कुछ नहीं बचा था उनके पास, कंबल, चादर, कपड़े सब। तो इस बार फिर हम लोग बहुत ही मतलब बच-बच के उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार इंसाफ हो। और अभी तक तो लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की कोई खबर अभी नहीं आई है। जी, जो अपील महाराष्ट्र सरकार ने की है, तो हमें लगता है कि शायद अभी हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड रखे हैं। जब तक हम जी, उनको देखेंगे नहीं और उनको फिर हम भर्ती नहीं करेंगे अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनकी मेडिकल हालत बहुत खराब है, जो जी, हम लोगों को रिपोर्ट्स मिली हैं। तो फिलहाल बिल्कुल। ये उम्मीद करने से भी डर लगता है आज के दिन। हुँ, तो जब देखेंगे तभी हमको सबूत मिलेगा कि चलिए हमारे साथ थोड़ा-सा इंसाफ हुआ है। हालाँकि 10 साल उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनकी ज़िंदगी खराब कर दी गई, उनके पूरे परिवार को बर्बाद किया। वो कॉम्पेंसेशन कभी हो नहीं सकता है, लेकिन हम डिमांड करेंगे कि जो उनको गलत तरीके से उनकी नौकरी से हटा दिया गया था, जबकि अपील पेंडिंग थी, तो वो जी, नौकरी में रीइंस्टेट हों और पूरा कॉम्पेंसेशन उनको मिले, उसके लिए जो 10 साल उनके खोए हैं। जी। जब कोर्ट ने बरी किया है मैम, चूँकि आप लोग इन मामलों से जुड़े हुए हैं, लगातार संघर्षों में भी हैं और उनके कानूनी पहलुओं को भी जानते हैं, तो किन आधारों पर बरी किया गया है? और उन आधारों को जब आप लोगों ने विश्लेषित किया, आपस में बातचीत की, तो क्या प्रतिक्रिया रही आप लोगों की? जी, देखिए, कल तक तो जो हम लोग मेरी मुलाकात हुई थी वसंता जी से, तो जी, तब तक जजमेंट हाथ में नहीं आई थी, बल्कि हमारे हाथ में आने से पहले हमें पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने अपील कर दी है, तो उनको जजमेंट हमसे पहले मिल गई थी। ज़ाहिर है वो सरकारी चैनल्स होते हैं। अ, तो मैं तो सिर्फ़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ही देखी हैं।
तो मुझे लगता है कि इस बार कोर्ट ने दोबारा से जो सैंक्शन वाली बात है उसको दोबारा से जोर दिया है कि वो बहुत एक अहम हिस्सा होता है यूएपीए में, कानून में, जो एक बहुत सेंट्रल फैक्ट है कि उसमें आपको पहले सैंक्शन मिलना चाहिए, तभी आपको यूएपीए के अंदर ट्रायल कर सकते हैं। और दूसरा भी, जो दूसरी चीज मेरिट पे भी इन्होंने बोला इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आधार बनाया कि मेरिट पे आपने कंसिडर नहीं किया, तो इस बार मेरिट पे भी उन्होंने देखा है कि जो भी आपने अक्यूज उनको किया था, चाहे वो माओइस्ट लिंक्स की बात हो या कोई भी ऐसी कोई वायलेंट एक्टिविटी हो या क्रिमिनल एक्टिविटी हो, कोई भी सबूत आपके पास आपने पेश नहीं किया। और अगर कोई आप कह भी सकते हैं कि कोई आपने लिटरेचर आपके पास पाया गया, अगर कि आपकी कोई सिंपैथीज कहीं पे हो या कोई एक फिलॉसफी के बारे में कोई लिटरेचर आपके पास हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल एक्ट है। तो ये एक लग रहा है कि आई मीन ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि ये एक अच्छा वेल रीजन्ड जजमेंट है, जिसको नकारना मेरे ख्याल से कोई भी एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ कोर्ट हो तो उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। और इसी मेरिट पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि यह मेरिट सबसे जुड़ता है। संभव है आप पढ़ती लिखती हैं, आपके घर भी माओइस्ट लिटरेचर मिल सकता है, किसी और के घर भी मिल सकता है। जज ने भी इसी मेरिट की बात की है, जितना हम लोगों के पास भी जानकारी आ रही है कि आप गूगल भी कर लें तो माओइस्ट कैसे काम करते हैं, कैसे लड़ते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी प्लानिंग है, वह इंपीरियलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी प्लानिंग क्या है, क्या पूरे राष्ट्र के बारे में, मोदी के बारे में, दूसरे नेताओं के बारे में सोचते हैं, ये सब मिल सकता है। ऐसे में जब इतना लंबा वक्त सिर्फ इन आधारों पर किसी को जेल में बंद रखा जाता है और मानवाधिकार के लिए आप लोग लगातार लड़ते हैं, फिर पूरे राष्ट्र का सिनेरियो आपको कैसा नजर आता है? खैर, साईं बाबा तो फिर भी एक जाने माने नाम थे, तब 10 साल लग गया उनको बाहर आने में, वह भी तब जब 90% वह शरीर से विकलांग हैं, दसियों तरह की गंभीर बीमारियों से जकड़े हुए। जी मैम। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि आपका जो एक संवैधानिक हक है कि आजादी आपको दी गई है अपने विचार रखने की और व्यक्त करने की, और हर तरह के विचार को समझने की। बल्कि हमारे यूनिवर्सिटीज में तो हमारी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि हम हर तरह की विचारधारा को पढ़ें और समझें। आप जरूरी नहीं कि आप किसी एक के साथ इत्तेफाक रखते हो, आप अपना माइंड खुद बनाइए, लेकिन पहले आप सारे अलग अलग जो वेल नोन फिलॉसफीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आप चाहे वो कोई जजमेंट हो उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर कोई ना कोई, जैसे कि एक क्रिटिकल व्यू आप ले सकते हैं कि फलाने के केस में जजमेंट, चाहे वो अफजाल गुरु हुआ, कोई भी हो, मैं जानबूझ के नाम ले रही हूँ क्योंकि वो भी एक आधार बन जाता है कि आपने अफजाल गुरु के जजमेंट के बारे में बात कैसे की, आपने उसको क्वेश्चन कैसे किया। तो ये तो सबका हक है, हमारा काम ही होता है। और खासतौर से इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में साईं बाबा प्राइमरीली एजुकेशनिस्ट थे, बेहतरीन टीचर, बेहतरीन स्कॉलर। तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो इन इश्यूज के बारे में लिखें, पढ़ें और सामने रखें, और बल्कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसके बारे में राय रखना, उसके बारे में राय को शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, दुनिया के साथ, ये हमारा कर्तव्य होता है एज स्कॉलर्स, एज इंटेलेक्चुअल्स, एज एजुकेशनिस्ट। तो साईं बाबा ने एक कदम आगे बढ़ के, जो कई लोग जो बेफिक्र होते हैं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है, उन्होंने उसमें रुचि भी दिखाई, स्टडी किया, उसमें उन्होंने फिर डिसेमिनेट किया, और दुनिया में घूम के इंटरनेशनल फोरम्स में भी उन्होंने वहां पे जो नाइंसाफी चल रही है उसके बारे में अपनी राय रखी। वही उनका सबसे बड़ा क्राइम हो गया। और अगर आप वो 800 पेज की जजमेंट पढ़ेंगे, जो कन्विक्शन वाली जजमेंट थी जो हम लोगों ने पढ़ी, तो उसमें कोई ऐसा चार्ज भी नहीं था कि वो किसी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये था कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वो भी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मेन उसके खिलाफ चार्ज था कि वो ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि पीडीएफआई, डेवलपमेंट किसके लिए? आरडीएफ। आरडीएफ। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये बहुत बेसिक सवाल है कि हिंदुस्तान में आप किसान कहेंगे कि हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, और अंबानी अडानी कहेंगे हमारे लिए डेवलपमेंट का कुछ और मतलब होता है। सबका अपनी अपनी राय है, लेकिन एक डेमोक्रेसी में आप
जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, कि एक मुट्ठी भर लोगों के लिए करेंगे जो फिर पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं, चंदा देते हैं, फिर पॉलिसी डिक्टेट करते हैं, और उन्हीं की वजह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो आवाज उठा रहे हैं गरीब लाचार लोगों के लिए, उनको फिर जेलों में बंद कराया जाता है। फंडामेंटल बात यही है। ये पॉलिसीज हैं, बन रही हैं, कॉर्पोरेट जो इंटरेस्ट हैं वो सरकारों के ऊपर हावी हो गए हैं, और उनकी वजह से ये रूथलेस विशेस विक्टिमाइजेशन, आवाज दबाना, जेलों में बंद करना, ये चल रहा है। एक तरफ राम रहीम है जिनके लिए हरियाणा सरकार पेरोल के कानून में तब्दीली कर देती है। एक तरफ मरहूम हो चुके हमारे सुब्रत राय साहब हैं जो एक बार जेल से बाहर निकले फिर कभी जेल नहीं गए, कभी मां के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी शेयर होल्डर्स के नाम पर। और वहीं जीएन साईं बाबा हैं जिनकी बेल या जिनको पेरोल उनकी मां के नाम पर दिए जाने से पहले भी टाल दिया जाता है। जब यह सब कुछ घटता है तो क्या लगता है कि ये पूरा समाज जो है, गरीब तो छोड़िए, साईं बाबा तो आपके यहाँ डीयू में टीचर थे, प्रोफेसर थे, जाहिर तौर पर एक समाज के मानिंद व्यक्ति हैं, मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं। ऐसी स्थितियों में जब कानून की ये स्थिति है तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता जब आप लोग फील्ड में हैं, समाज में काम करते हैं, तो क्या लग रहा है कि पिछले 2014 से लेके पिछले 10 वर्षों में इस तरह की स्थितियां और विकराल हुई हैं और ज्यादा नग्न हुई हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए कि इसमें मैं और जोड़ देती हूँ, एग्जाम्पल्स आपने राम रहीम का दिया जो पेरोल में ज्यादा बाहर रहे हैं बजाय के अंदर रहने के, और जब कन्विक्टेड है वो क्रिमिनल, कन्विक्टेड ऑफ रेप। इसी तरह से 11 जो बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट और हत्यारे, उनकी फैमिली के छोटी छोटी बच्चियों के भी, उनको कितनी बार पेरोल मिला है, 1000 से ज्यादा दिन पेरोल मिला, उसके बाद उनको एक्विट कर दिया, अब फिर से पेरोल मिल गया, अंदर जाते ही फिर पेरोल मिल गया। तो ये कानून जो हमारे यहाँ है वो निष्पक्ष नहीं है, मतलब जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। कानून अंधा होना चाहिए, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पे वो नहीं है, बल्कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब मैं तो इन सब लोगों को रोल मॉडल मानती हूँ, जो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं जी रहे हैं, वो समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए अपना समय बिता रहे हैं, मेहनत करके उनके प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो स्टैन स्वामी हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे सुधा भारद्वाज हो, और बहुत सारे ऐसे लोग। ये लोग हमारे देश के जो कहते हैं जेम्स हैं, जिनको हमको अपने रोल मॉडल बना के स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहिए कि जियो तो औरों के लिए जियो, जियो तो समाज को बेहतर बनाने के लिए जियो, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और अपनी खुशहाली के लिए सिर्फ मत जियो। इन्हीं लोगों को जेलों में डाल दिया है। और बाहर कौन है जिनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है? वो रेपिस्ट हैं, किलर्स हैं, मतलब जिनको कन्विक्ट कर दिया है मैस मर्डर के लिए, उन सबको तो ब्रिजभूषण शरण जैसे लोग हैं। तो आप देखिए कि ये सत्ता का जो दबाव है, जो सत्ता के ऊपर हावी कौन लोग हो रहे हैं, तो क्यों सत्ता इन लोगों के पक्ष में खड़ी? क्या इन्हीं लोगों की सत्ता है? तो अगर ऐसा है तो जाहिर है जो हो रहा है वो होगा, अच्छे लोग अंदर होंगे और सब जो बदमाश, छटे हुए बदमाश हैं, वो बाहर होंगे और वो राज करेंगे। तो ये कैसे बदलेंगे? अब जबकि साईं बाबा की उम्मीद है कि बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। अब तक मैं भी खबर देख रहा था, तब तक नहीं गई है। ऐसे में आगे की स्ट्रेटजी अब लोगों की क्या होगी? अस्पताल में तो भर्ती करेंगे ही, लेकिन बरी किए जाने के बाद साईं बाबा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं आगे? इस तरह के अन्य लोग भी छूट रहे हैं, दूसरे लोग भी छूटेंगे, तो क्या और प्रयास किया जाएगा या क्या है, क्या तरीका है? जी। एक उम्मीद की किरण तो आई है इस अंधकार के बीच में कि कुछ हमारे न्याय प्रणाली में कुछ उम्मीद बची है अभी, नहीं तो लोग बिल्कुल ही हताश हो गए थे। और हैट्स ऑफ जिसको कहते हैं, सलाम ऐसे जजेस को जो अपनी जमीर की आवाज सुन के, बावजूद इसके कि उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा, डराया धमकाया गया होगा, उन्होंने अपना ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उन्होंने ये जजमेंट दी। तो उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि आज के दिन में अ, बहुत ऐसे लोग आपको नहीं मिल रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेट बात ये है। आगे का स्ट्रैटेजी ये है कि मैं बिल्कुल भी आगे, साईं बाबा के लिए तो हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। उसकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है, और
उनकी हेल्थ चौपट कर दी गई है। उनके जो पहले हाथ, उनके बहुत अच्छे मजबूत हाथ थे, जब पैर बिल्कुल। लाचार होते हैं तो हाथ कॉम्पनसेट करते हैं, अब दोनों हाथ नहीं काम करते हैं। उनके लिए लिखना मुश्किल हो गया, पैरालिसिस एक हाथ का हो गया, और बहुत सारी उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, मेडिकल बिल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए प्रायोरिटी ये है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो भी सरकारी हॉस्पिटल में, एम्स में और जगह जो भी अथॉरिटीज हैं, वो कोऑपरेट करें हमारे साथ और साईं बाबा की फैमिली के साथ, और उनकी हेल्थ पे प्रायोरिटी देके उनको दोबारा से हील करें ताकि वो फिट हो जाएं। जी। और दूसरा प्रायोरिटी है कि उनको उनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतरीन टीचर है। बहुत जबरदस्त लॉस हमारी यूनिवर्सिटी को हुआ है, ऐसे टीचर बिल्कुल। आपको बहुत कम मिलते हैं। एक स्टूडेंट के लिए भी वो सारे रास्ते आके एक स्टूडेंट की क्लास लेके फिर जाते थे। उन स्टूडेंट्स ने लिख के ये बयान किया है। तो हमें हमें जरूरत है ऐसे टीचर्स की, दोबारा से वो रीइंस्टेट किए जाएं और उनको पूरा कॉम्पनसेशन मिले और उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिले। इसके अलावा ऐसे जो भी केसेस और हैं, भीमा कोरेगांव के केसेस हैं, और जी। भी ऐसे बहुत ही निडर पत्रकार जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए रिपोर्टिंग की मिड डे मील के बारे में या कोई चीज के बारे में जहाँ पे गड़बड़ हुई, जो उनकी उनका कर्तव्य है एज जर्नलिस्ट, और उनको उठा जी। के यूएपीए में बंद कर दिया गया, जैसे रूपेश कुमार है। और भी जी। हमारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो स्टूडेंट मूवमेंट चला रहे थे और भारत के संविधान के लिए काम कर रहे थे, एंटी सीए मूवमेंट में, वो पीस और हार्मनी और मोहब्बत की बात कर रहे थे, जैसे उमर खालिद, उनको क्यों जी। जेल में रखा जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग क्यों नहीं हुई कि उनको छोड़ के जाना पड़ा कि हम दोबारा से ट्रायल कोर्ट में जाएंगे? ये तो कितना हमारे साथ भद्दा मजाक हो रहा है। क्या पूरा देश नहीं देख रहा है ये? तो जिस तरह से न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हम जी। चाहेंगे कि चाहे वो शोमा सेन हो जो प्रोफेसर है, वो भी जी। बेकार के लिए उनको बंद किया, उनकी भी हेल्थ के हजार प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। और जो सुप्रीम जो कोर्ट्स में जो हमारे जजेस बैठे हैं, उनसे जी। यही अपील है कि आप भी अपनी जमीर की आवाज सुन के, हिम्मत दिखा के एक स्टैंड लीजिए और इनोसेंट लोगों को रिहा कीजिए। तब आखिरी देश की सव जनता को आप में विश्वास जागेगा जो डगमगा गया है। आखिरी सवाल मैम आपसे ये कि आप जैसे लोग या देश में हजारों लोग जो इस तरह की आवाज़ों को उठाते हैं, उनके लिए संघर्ष कितना मुश्किल होता जा रहा है? और आखिरकार सड़कों पर जिस तरह से लोग प्रतिरोध में देखा करते थे एक समय में, आजकल वह सड़कें भी थोड़ी सूनी होने लगी हैं। इसमें क्या पूरा माहौल जो विपक्ष कहता है या प्रतिरोध वाले लोग कहते हैं कि भय का माहौल बनाया गया है, क्या वही कारण है या फिर कुछ और वजहें भी हैं? संघर्षों से नहीं, लोगों की अनास्था भी हुई है। जी। बेशक ये भय का ही जो एक वातावरण बन गया है, वही कारण है। उससे क्या होता है कि कुछ लोग तो पहले से ही अपने आप को रोक लेते हैं कि मैं ऐसी जी। कोई बात ना करूं जिससे किसी को ऑफेंड हो जाए। मैं अपनी चाहे अपने इंस्टीट्यूशन में रखूं कोई बात, या कोई बात लिखूं नहीं, या कोई रिएक्शन भी ना दूं। एक लाइक करने से भी लोग डर जाते हैं। कोई पोस्ट डाली जी। किसी ने, तो लाइक करने से ही शायद मेरे पीछे पड़ जाएं। तो ये भय का वातावरण तो है बिल्कुल। जो हम पढ़ते थे, एक जो क्लासिक थी 1984 जो लिखी गई थी, हुँ। उसमें जिस तरह से बिग ब्रदर इज वॉचिंग, तो हर जगह जी। ये बड़े बड़े जो कटआउट्स हैं, लगता है वो सब हमारा, हमको सर्वेलेंस हमारा चल रहा है, सब कुछ देखा हुँ। जा रहा है, और जी। हम कुछ भी इधर से उधर ना करें, क्योंकि हमें भी अगर इन्होंने जेलों में डाल दिया, हमारे परिवारों का क्या होगा? तो ये भय की वजह से ये ताकतें और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। मीडिया खत्म हो गई, मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया जी। तो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगभग खत्म हो गई है, जो प्रिंट भी और चैनल्स भी। तो कहाँ पे ये जो नैरेटिव है उसको कैसे चैलेंज किया जाएगा? कुछ भी कोई कह दे तो आप मान लेते हैं, फिर नफरत और हिंसा फैलाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किसका फायदा हो रहा है इसमें? तो अगर हम जी। हिम्मत कर नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी और खराब होगा। हम बचेंगे नहीं, ना हमारा परिवार बचेगा। हमें अभी निडर होके आगे आना है, अपने देश को, समाज को, परिवार को बचाना है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है बचाने का। फिर अब थोड़े से लोग रह जाएंगे। वो था ना वो फेमस नाज़ी के टाइम का कि फर्स्ट दे केम फॉर द जूस, आई वाज नॉट अ जी। जू सो आई डिड नॉट स्पीक, देन दे केम फॉर, इस तरह से अल्टीमेटली कोई जब बचेगा नहीं आपके, आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई मुसीबत होती है तो हम ही लोग बोलते हैं आपके लिए। जी। अगर हम भी नहीं बचेंगे, हमारे वकीलों को भी डाल दिया गया जेलों में,
साईं बाबा के वकील सुरेंद्र गार्डलिंग को पहले जेल में डाल दिया, कितने वकीलों को डाल दिया है, एक वकील अभी यूपी के भी एक वकील और उनकी पत्नी कृपाशंकर उनको भी डाल दिया गया है। हाँ, तो ये जो हमको डिफेंड करते हैं लोग, हमारे लिए जो खड़े होते हैं, इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, वो भी सब बंद हो जाएंगे, तो फिर आपको बचाने के लिए कौन आएगा? और इंसाफ तो, नाइंसाफी तो होगी आपके साथ, आपका रोजगार छिन जाएगा, आपकी जो लाइवलीहुड वो छिन जाएगी, आपकी शिक्षा छिन चुकी है, तो कहाँ जाएंगे आप? इस अंधकार में कैसे हम लोग जाएंगे फिर? क्यों डूबने के लिए तैयार है सारे? इसलिए अभी लड़ना, बाहर निकलना, आवाज उठाना जरूरी है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी नंदिता नारायण। हम बातचीत कर रहे थे जीएन साईं बाबा की रिहाई को लेकर। चुनौती बड़ी है। कल ही कृपाशंकर की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से और उनकी पत्नी की हुई है। उसके अलावा देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन गिरफ्तारियों के ऊपर माओवादी होने का एक चस्पा है। ऐसे में माओवादी अगर हैं तो आतंकवादी हैं और आतंकवादी हैं तो कोई मानवाधिकार नहीं है। इस तरह का जो परसेप्शन एक बिल्ड किया जा रहा है, उसी के एक विक्टिम आज कहा जा सकता है कि जीएन साईं बाबा भी हैं, जिनको 10 साल बाद रिहा किया गया है। हालांकि सरकार की निगाह में उन पर बात करना भी आतंकवाद है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरी यह है कि प्रतिरोध बना रहे, आवाजें उठती रही। और जैसा कि नंदिता जी ने कहा कि अगर आज आप नहीं आवाज उठाएंगे तो किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को बचाने के लिए सामूहिकता जरूरी है। और लोकतंत्र की अपनी एक स्पिरिट है जिसमें हम अभिव्यक्त करते हैं, और वह लगातार और लगातार कमजोर होती जा रही है। लेकिन इस सवाल को पूछा है जज ने जीएन साईं बाबा को बेल देते हुए, बरी करते हुए, कि आप अगर कोई बातचीत करता है, कोई पढ़ता है, कोई शोध करता है, तो वह अपराधी कैसे है? और यही सवाल 75 सालों के अमृतकाल में सबसे बड़ा हो गया है, जब हम ये मान के चल रहे थे कि जब हम 75 साल के होंगे तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र होंगे। लेकिन हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम इलेक्टेड तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, निर्वाचित तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।